राइट, शाबाश। एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव। जो मैं आज आपको कराऊंगा श्योर शॉट कल के एग्जाम में फायदेमंद रहेगा। इसका कारण ये नहीं है कि पेपर मैंने बनाया या कोई और चीज। इसका कारण ये है कि टीचर को अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि कोई और पेपर सेटर भी ये आर्टिकल छोड़ ही नहीं सकता, ये कॉन्सेप्ट छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है बेटे। तो इसमें से अच्छा, जिन बच्चों को मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ एक बार अपना थम्स थम्स का साइन छोड़ें स्क्रीन पर, मेरे लिए इंडिकेशन होएगा। प्लीज रिलीज द थम्स साइन। प्रियांश का आया, सुखप्रीत का आया। शाबाश बच्चे, शाबाश। सभी बच्चे से ध्यान से पढ़ना है। किसी ने इस मूड से नहीं बैठना कि सामने मम्मा काम कर रहे हैं या पापा काम कर रहे हैं, आप तो लैपटॉप के आगे बैठना ही पड़ेगा। प्लीज इस मूड से ना बैठें, आप मेंटली प्रेजेंट रहें। पढ़ने के लिए पढ़ना है, ना कि दिखाने के लिए पढ़ना है। शाबाश। सबसे पहले आपको ना बेटे एक आर्टिकल है जिसका नाम है गाज थ्योरम। इसको गाज लॉ भी बोल देते हैं। ये आपसे पूछा ही जाएगा। ओके। तो इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है ये मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इसका कुछ बेसिक्स आपको समझा दूं। बेटे सबसे पहले आपने ये देखो, मेरे पास ये किसी भी शेप का क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। ओके। और क्लोज सरफेस याद रहे, क्लोज्ड वायर नहीं कह रहा, क्लोज सरफेस 3 डायमेंशनल फिगर है। और अब ध्यान से देखना, मान लीजिए इसके अंदर मैं आपको चार्जेस दिखा रहा हूं, ये वाले Q3 यहां पर पड़ा, Q4 यहां पर पड़ा, और Q1 बाहर पड़ा, और Q2 यहां पड़ा। अब चार्जेस ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स छोड़नी ही छोड़नी होती है। तो Q3 ने बाहर को छोड़ी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 5-3, और ये भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की फ्लक्स है 5-4। लेकिन Q2 बाहर बैठा है तो अंदर भेजेगा 5-2, Q1 अंदर भेजेगा 5-1। अब अगर मैं अपने बच्चे से पूछूं कि नेट फ्लक्स आउट क्या है, क्या पूछूं, नेट फ्लक्स आउट क्या है, तो बच्चे कहेंगे सर सीधी सी बात है, जो आउट हो रहे हैं उनके टोटल में से इन वाले माइनस कर दो आप जो अंदर भेज रहे हैं। तो मैंने कहा डू यू मीन नेट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू Q3 Q4 बाहर आ रहे हैं जो आउट कह सकते हैं, माइनस जो अंदर जा रहे हैं Q1 प्लस Q2, दोनों इन जा रहे हैं, उनका डिफरेंस कर दूं तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर, दिस इज द नेट फ्लक्स आउट। ओके। फिर मैं कहूँगा अच्छा अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कौन से हैं, आप कहोगे सर ये है Q3 और Q4। इनको जब भी ऐड करना है पोलैरिटी के साथ ऐड करना है। तो मैं कहूँ Q1 और Q2 एनक्लोज्ड नहीं है, नहीं सर वो तो आउटसाइड है, आउटसाइड। मैंने कहा अच्छा, फिर आप मेरे को ये बताओ चार्ज एनक्लोज्ड कितना है। तो आप कहोगे सर अभी तो बताया, जो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर अंदर है उनको आपने ऐड कर देना विद पोलैरिटी। ओके, मैंने कहा दो बातें पता लग गई मेरे को। अब तुम क्या कहना चाहते हो सर, अब हम आपको गाज थ्योरम समझाएंगे। ये दोनों चीजें समझाने के बाद मैंने कहा ओके भाई बताओ फिर क्या है गाज थ्योरम। गाज साइंटिस्ट ये कहता है कि मेरे लॉ के मुताबिक जो नेट फ्लक्स आउट है, याद रहे नेट फ्लक्स आउट भूल मत जाना, नेट फ्लक्स आउट। ओके। नेट फ्लक्स आउट जो है वो 1/4 1/ε0 टाइम्स
चार्ज एनक्लोज्ड लेना है। तो बच्चा कहेगा सर वेट वेट वेट, आपने Q1 और Q3 को तो कंसिडर ही नहीं करा कहीं। हाँ, फ्लक्स अंदर जो भेज रहे थे उसको माइनस जरूर कर दिया आपने, लेकिन चार्जेस को तो कहीं नहीं कंसिडर करना। यस, नहीं करना। यही तो गास लॉ है। वो कहते हैं जब चार्ज लेना तो एनक्लोज्ड वाला लेना है, और 1/ε0 नेट फ्लक्स आउट। इसी को लैंग्वेज में लिख दें अगर, नेट फ्लक्स आउट फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड वर्ड लिखना ना भूल जाना, और साथ में ये भी लिखना है इन एसआई सिस्टम एंड फॉर वैक्यूम। क्या मतलब कि हम एसआई सिस्टम में ये डिफाइन कर रहे हैं, और जहां से ये फ्लक्स निकल के आ रही है या अंदर जा रही है ये वैक्यूम है, वैक्यूम तब की बात कर रहे हैं, यानी टोटली एम्प्टी स्पेस, या आप कह सकते हो सिर्फ हवा है। ओके, तो एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बताता हूं। अगर हमने इसको लैंग्वेज में लिख दिया तो वो डेफिनेशन बन जाएगी। इसी चीज को उठा के आपने स्टेटमेंट बनाना है। लेट मी डिफाइन इट वंस अगेन। अकॉर्डिंग टू Gauss law, the net flux out from a closed surface is 1/ε0 times the charge enclosed in SI system and vacuum। अभी भी टीचर नंबर काट देगा अगर आपने ये ना बताया कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है। इसका मीनिंग होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको कि वैक्यूम भी बोल देते हैं। और बड़ी अच्छी बात होगी आप अगर इसकी वैल्यू भी लिख दोगे। तो यहां तक ये गास थ्योरम का स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन एंड मीनिंग समझ आया। बहुत से टीचर एक गलती करते हैं कि वो, टीचर लोग भी, कि वो ये समझा देते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन की लैंग्वेज भी लिखा देते हैं, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता लगता कि नट एनक्लोज्ड का क्या मतलब है। मैंने आपको समझाया कि नट एनक्लोज्ड में Q1 और Q2 को कंसिडर नहीं करना, वो क्लोज सरफेस से बाहर है। और नेट फ्लक्स आउट का मतलब है अब जो बाहर वाले चार्जेस अंदर भेज रहे हैं फ्लक्स, उसको माइनस भी करना है नेट आउट में से। ये दो चीजें कमी होती हैं बच्चों की, और बाकी डेफिनेशन सब कुछ पता होता है बच्चों को। तो जिन बच्चों को ये गास थ्योरम का मीनिंग और स्टेटमेंट और डेफिनेशन समझ आ गया, वो प्लीज थंब साइन शो करें, प्लीज थंब साइन शो करें। बेटे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ही मैं लेक्चर कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं कह दूंगा स्टूडेंट्स एट होम आर नॉट इंटरेस्टेड। इस बार 5 थंब साइन आए हैं, अगली बार 5 थंब साइन आए तो क्लास क्लोज कर दी जाएगी। दूसरी बात, अब बेटे हमारे पास गाज लॉ की एप्लीकेशन भी होती है। याद रहे लेक्चर तभी कंटिन्यू करा जाएगा अगर बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर आप सोचो कि हाँ हम बेड में लेटे हुए हैं, स्कूल वाले और ये ऑनलाइन क्लासेस वाले पता नहीं इनको लेक्चर दिए बिना सरता नहीं है बेचारों का, तो हम बंद कर देंगे। शाबाश। दूसरी बात है, हम, आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में, स्टेट एंड प्रूव गाज लॉ, स्टेट एंड प्रूव गाज लॉ या गाज थ्योरम एक ही बात है बेटे। ये क्वेश्चन मैं ये समझता हूं आप जाते ही कल एग्जाम में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पाओगे। तो यहां पर
यहां पर हमने ये जो स्टेटमेंट बॉक्स में थोड़ी देर पहले लिखा था, उसका प्रूफ क्या है बेटे, वो सीखना हमने, उसका प्रूफ। इज दैट क्लियर? तो समझो, शाबाश। मैं क्या करता हूं, जो चार्ज एनक्लोज्ड है ना, उसको लिख देता हूं क्यू एनक्लोज्ड। और जो क्लोज्ड सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है ना, किसी भी शेप का, उसको प्रूफ की सिंप्लिसिटी के लिए स्फेरिकल ले लेता हूं। ओनली वन रीजन के ये क्लोज्ड सरफेस स्फेरिकल ले लिया टीचर ने, ताकि उसको बच्चों को प्रूफ समझाना आसान हो जाए। स्फेरिकल और साथ में कॉमा डाल के टेकन। और भी अच्छा होएगा अगर मैं फिर से कॉमा डाल के लिख दूं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ प्रूफ। ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे इस स्फीयर में इतना सा मैंने मान लीजिए सरफेस सिलेक्ट करा, आप समझ सकते हो जैसे फुटबॉल की एक टुकड़ी ले ली हमने ब्लैक कलर वाली, और वहां से सेंटर पे रखे हुए चार्ज से एक लाइन लेकर आया, तो ये लाइन आएगी रेडियली आउटवर्ड आ रही। तो क्या ये लाइन स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है? हाँ जी सर, होती है। तो इसका मतलब जितना इस एरिया की वैल्यू होएगी, जैसे 20 मीटर स्क्वायर, अगर उतनी ही लंबाई इस वेक्टर की ले लो, यानी 20 मीटर, तब मैं इसको एरिया वेक्टर बोल सकता हूं। ऐसे से भी लिख देते हैं, और बेटे ए से भी लिख देते हैं। आप एस एस ज्यादा चलता है बस। ये बन गया एरिया वेक्टर। सर इससे आप हमें क्या बताना चाहते हो? बेटे मैं अपने बच्चे को बताना चाहता हूं कि मैं इस छोटे से सरफेस से निकलने वाली फ्लक्स निकालूंगा। ओके सर। फिर उस छोटी फ्लक्स का जो भी वैल्यू आएगा, उसको इस फार्मूले में पुट करूंगा, नेट फ्लक्स आउट, इस फार्मूले में। सर इसमें पुट करके क्या होएगा? इंटेग्रल का मतलब ही ये होता है टोटल। जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रेटेड स्टेट ऑफ भारत, जुड़ी हुई है, अभिन्न अंग है, टोटल इंटेग्रेशन। यानी जब मैं इसका इंटेग्रल करूंगा, तो स्फीयर के ओवरऑल सरफेस से जितनी फ्लक्स बाहर आई है क्लोज सरफेस से, वो मेरे को पता लग जाएगी। इसकी वैल्यू मैं यहां रखूंगा और इंटेग्रेशन कर दूंगा, और फिर देखूंगा कि मेरा जो स्टेटमेंट फ्लक्स लॉ का थोड़ी देर पहले हमने इरेज करा है, वो निकलता है कि नहीं निकलता। ठीक है सर, स्ट्रेटेजी तो आपकी समझ आ गई। अब इसको अप्लाई करके दिखाओ, यानी प्रूफ की प्लानिंग कर दी है टीचर। तो मैं कहता हूं अच्छा बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताओ। बच्चा कहेगा, ध्यान से सुनना बेटे, बच्चा कहेगा सर यहां इस चार्ज ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा। आई सेड ओके। और उसकी एरिया वेक्टर, ये छोटा सा एरिया लिया ना सर आपने, इसको डीएस कह दो आप, या डी ए कह दो। तो डीएस के साथ डॉट प्रोडक्ट बोल। मैंने कहा डन। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस, और आपने डॉट प्रोडक्ट रखा है। डॉट प्रोडक्ट में आप कॉस ऑफ थीटा लगाते हो। तो मैंने कहा बेटे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली आउट ही आएगा। यस सर। तो एरिया वेक्टर भी आउटसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर दोनों हो गए पैरेलल। ओके सर। तो पैरेलल लाइन में थीटा तो 0 डिग्री होता है, दो पैरेलल लाइन में एंगल कितना, 0। सर कॉस 0 डिग्री लिख दो फिर। तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो ये इतना आ गया, ई डी एस कॉस 0 डिग्री 1 हो गया। ओके। दूसरी बात, अब मैं अपने बच्चे से पूछता हूं कि बेटे भी मैंने ये लिख तो लिया, क्या इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? हाँ जी सर। आपको एक पॉइंट चार्ज की वजह से
पी पॉइंट पर, जहां आपने ये एरिया वेक्टर लिया है पी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और रेडियस को आप आर ले लो। तो आपने हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का चैप्टर कराया था तो उसके लिए हमें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, क्यू कौन सा हमारा एनक्लोज्ड वाला, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, के क्यूलम्स कांस्टेंट है। सर आप चाहो तो आप इसको यहाँ पुट कर सकते। मैंने कहा ठीक है भाई। तो जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ गया छोटे से एरिया वाला निकलने वाला, वो ये बन गया के क्यू एनक्लोज्ड आर स्क्वायर और डी एस। वन को तो आप छोड़ दो, मल्टीप्लाई हो गया। ओके सर, अब क्या करोगे आप? बेटे स्ट्रेटेजी तो मैंने पहले ही समझा दी आपको कि स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू निकाल के टोटल फ्लक्स निकालूंगा इस फार्मूले में पुट करके। सर आपका मतलब अब आप इस फ्लक्स को यहां पुट करोगे? यस। तो मैं लिखूंगा टोटल फ्लक्स आउट, टोटल फ्लक्स आउट फ्रॉम होल स्फीयर सरफेस। देख लो, होल स्फीयर सरफेस, होल स्फीयर सरफेस ले रहा हूं, ना कि छोटा सा एलिमेंटल एरिया नहीं ले रहा। छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया था ना पहले तो डीएस, वो नहीं लेना, पूरा पूरा फुटबॉल, ना कि फुटबॉल की एक टुकड़ी। तो सर कैसे करोगे? मैंने कहा बेटे ये बड़ा, इसकी वैल्यू यहाँ रखो। सर रख देते हैं। तो आपने सर जैसे ये रखा ना क्यू एनक्लोज्ड अपॉन रेडियस का स्क्वायर और ये डीएस, ये ऐसे आ गया। मैंने कहा ठीक है बेटे। सर लेकिन ना एक आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या करनी पड़ेगी मॉडिफिकेशन? सर आप बार बार क्लोज्ड सरफेस पे इंटेग्रल लगा रहे हो ना, तो क्लोज्ड सरफेस के इंटेग्रल का थोड़ा सिंबल अलग होता है। इस क्लोज्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटेग्रल के ऊपर सर्कल सा लगाना होता है सर आपने। मैंने कहा ओके लियो, ये क्लोज्ड इंटेग्रल हो गया। तो क्या हो गया सर? आपको पता है इंटेग्रेशन में जो जो कांस्टेंट होते हैं वो इंटेग्रल के साइन से बाहर आ जाते हैं। आई सेड ओके, बाहर कर लेते हैं बेटे। क्यू एनक्लोज्ड अपॉन रेडियस का स्क्वायर इंटेग्रल क्लोज्ड डीएस। सर आपको पता है इतनी चीज का मतलब क्या है? क्या है बेटे? जैसे आपकी ये छोटी सी फुटबॉल की टुकड़ी, एक फुटबॉल की टुकड़ी है एलिमेंटल एरिया, ऐसे ही इस फुटबॉल के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे डीएस 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 फैले हुए हैं। काफी टुकड़ियां फैली हुई हैं फुटबॉल के, तो ओवरऑल सरफेस ही बन जाएगा ये वाला आपका। तो आई सेड ओके, दैट मीन्स इसको हम टोटल क्लोज्ड, टोटल क्लोज्ड सरफेस ऑफ टोटल स्फीयर बोल सकते हैं फिर तो। हाँ जी सर। भाई मेरे को तो ये पता है कितना होता है। सर मेंसुरेशन का फार्मूला आपको याद है? मैंने कहा यस याद है सर। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। सर कर दो पुट फिर। मैंने कहा ये लो बेटे, के क्यू एनक्लोज्ड इसका स्क्वायर, और ये पूरा हटा देना आपने और इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिख देना। और लेकिन बेटे ब्रैकेट में बताना जरूर है, क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं तो टीचर काट देगा फॉर स्फीयर। स्फीयर लिया तो सर यहाँ से तो आपका आर स्क्वायर कट गया। मैंने कहा ठीक है भाई, आर स्क्वायर काट देते हैं। तो क्या बनेगा सर? के क्यू एनक्लोज्ड 4 पाई बनेगा। तो मैंने कहा बेटे ये गाउस थ्योरम में अभी तक हमने ये तो कहीं मेंशन ही नहीं करा कि ये एसआई यूनिट या वैक्यूम के लिए है। सर आप कर सकते हो इसको। कैसे? सर ये जो क्यूलम्स कांस्टेंट है ना के, इसकी हमारे क्लास टीचर ने वैल्यू बताई थी कि एसआई यूनिट एंड वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्पेसिफाइड है। अगर आप ये वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एसआई यूनिट और वैक्यूम के लिए बन जाएगा। लेकर रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू एनक्लोज्ड, 4 पाई अलग से है। सर 4 पाई भी कैंसिल हुआ आपका, तो बिल्कुल सही। तो बचेगा सर 1/ε और टाइम्स, आगे क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड सर। तो जरा गौर से देखना, क्या ये वही बॉक्स नहीं आ गया जिसको टीचर थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि स्टेटमेंट ऑफ गाउस थ्योरम, इसी से तो बताया था, नेट फ्लक्स आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस इन एसआई यूनिट वैक्यूम इज 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। दोनों चीजें साइड पे देखो बेटे, इतनी चीज टीचर ने स्ट्रेटजी बताई, ओके। और स्ट्रेटजी के बाद यहाँ ध्यान ध्यान रहे, यहां तक टीचर ने फर्स्ट स्टेप बताया, ठीक है। ये इतना वाला हिस्सा सेकंड स्टेप है, याद रहे ये मैंने अलग से लिखा हुआ, के की वैल्यू लिखी हुई है। और जब इसको इंटीग्रल के फार्मूले में पुट करा और इंटीग्रेशन के रूल्स को फॉलो करा, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। फिर स्फीयर के ओवरऑल क्लोज सरफेस को फार्मूला लिख दिया ब्रैकेट में, और अल्टीप्लाई करके प्रूफ आ गया। फोर्थ स्टेप देख लो, रोमन में लिखे हुए हैं बेटे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और स्ट्रेटजी अलग से, फिगर अलग से। शाबाश। डेफिनेशन में पहले बता चुका हूं आपको, क्वेश्चन पेपर में आएगा, स्टेट एंड प्रूव गाउस लॉ। कितने बच्चों को ये प्रूफ समझ आ गया, प्लीज रिलीज द थंब साइन। एक, 5 से कम हुए क्लास छोड़ देनी अपन ने। दो, दो सिंबल आए बेटे, इसका मतलब है दो थंब साइन आए, तो यू डोंट, यू पीपल डोंट डिस, ओके 4 हो गए, 4 थंब साइन, इसका, चलो बच गए आप, 6 हो गए। अगर 5 होते तो मैंने नहीं लेनी थी क्लास भाई। लेट मी ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर। अब बेटे आपको ना एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ आती हैं, ये भी आपके सिलेबस में, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। जैसे मैं बताता हूँ एक आपको, इसको स्टोर कर लेते हैं। एप्लीकेशन का मीनिंग क्या हुआ, गाउस थ्योरम को अप्लाई करके किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में नया रिजल्ट निकालना, दिस इज नोन एज एप्लीकेशन। अब अप्लाई वर्ड से ही एप्लीकेशन बना है, यानी लाभ क्या है, फायदा क्या है, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर कंडक्टर, लीनियर चार्ज्ड कंडक्टर, ऐसा आपको पेपर में बोल देगा। इसकी डेरिवेशन करो यूजिंग गाउस लॉ। तो आपने करना क्या होगा बेटे, आप पहले इसकी हेडिंग को अंडरस्टैंड करो। इसमें कोई एक लाइन है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, ओके सर, डू यू मीन लाइक दिस। मैंने कहा बिल्कुल, एक लाइन है उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। इस चार्ज्ड कंडक्टर की वजह से इस सर्टन पॉइंट पी के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका फॉर्मूला क्या है, यानी इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बनेगा, वो बताना है। रिजल्ट निकालना गॉस थ्योरम को यूज करके। सर इसमें गिवन क्या है, तो मैं कहूंगा बेटे इसमें गिवन है ये लीनियर कंडक्टर की लेंथ। सर और भी कुछ गिवन है, मैंने कहा यस। कितना चार्ज कितनी लंबाई पे फैला हुआ है, कितना चार्ज कितनी लंबाई पे, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका फार्मूला ऐसे होता है, लैम्डा इज इक्वल टू
क्यू अपॉन एल। याद रहे लैम्डा का मतलब यहाँ वेवलेंथ नहीं है, यहाँ है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट होगी क्यूलम पर मीटर। ओके सर, तो ये भी आपका गिवन है। मैंने कहा यस। और क्या गिवन है? जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं उसका इस लीनियर कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर भी पता है। ओके सर, समझ गए हम। यानी कि आपको येलो टिक वाली तीन चीजें दी हुई हैं। मैंने कहा यस। और येलो बॉक्स वाली चीज आपसे आस्क्ड है। आई सेड यस। सर हमें सिचुएशन समझ आ गई, टारगेट भी समझ आ गया। अब इसका रिजल्ट आप हमें निकाल के दिखाओ। मैंने कहा अभी लो। आपको क्या करना होता है, इतना रेडियस लेके गाशियन सरफेस ड्रा करना होता है। सर गाशियन सरफेस ये क्या होता है? बेटे गाशियन सरफेस एक ऐसा इक्वी पोटेंशियल एनक्लोज्ड सरफेस होगा जो इस चार्ज्ड बॉडी को सिमेट्रिकली अपने अंदर बंद कर लेगा। ओके सर। दूसरा, गाशियन सरफेस की जो शेप होती है, बनावट होती है, वो उस चीज की बनावट से मैच करती है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। ओके सर। सर अब यहां पर तो चार्ज एक वायर पे फैला हुआ है। वायर, मैंने कहा वायर की शेप क्या है? सर वायर की शेप क्या है, उधर लंबाई है एक। मैंने कहा और गहराई से सोचो वायर की शेप। सर वायर की शेप को गहराई से तो आपके दिमाग क्लिक करेगा कि सर इसको बहुत पतला सा महीन सिलेंडर माना जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो गाशियन सरफेस एरिया भी इसी रेडियस को लेके दोनों तरफ एक सिलेंड्रिकल शेप बना देनी है आपने। और याद रहे इस सिलेंडर के सरफेस पर वो कंसर्न पॉइंट ऊपर आना चाहिए जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ओके सर, तो फिर हम इसको ऐसे लिख दें, जी एस ए, गाशियन सरफेस एरिया। आई सेड यस, लिख लो। अब सर निकालना कैसे है रिजल्ट? लो अभी लो। मैं कहूंगा बेटे रिजल्ट निकालने के लिए आपने ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट आउट है ना, हाँ जी सर, इसके दो फार्मूलों को आपस में इक्वेट कर देना है। सर दो फार्मूलों को आपस में इक्वेट कर देना है कैसे सर, समझ में नहीं आई बात। लो अभी लो। एक तरफ तो आपने इसकी वैल्यू लिखनी है बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके सर। फिर दूसरी तरफ आपने इसकी वैल्यू लिखनी है एज पर गाज लॉ। क्योंकि एक ही फ्लक्स को दो तरीके से बता रहे हैं तो ये इक्वेटेबल है, इक्वल कर देना। ओके सर। सर आप बताओगे डेफिनेशन के मुताबिक कैसे लिखना है? वेरी सिंपल। टीचर हमेशा से ये बताता आ रहा है कि डेफिनेशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस हम डेफिनेशन के मुताबिक शुरू से ही करते आए हैं। ओके सर। तो सर हम तो नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो मैंने कहा यस। तो फिर नेट फ्लक्स का क्या करें? मैंने कहा बेटे ये करो, ई डॉट डीएस। सर ये तो आपने छोटा सा एरिया ले लिया, तो छोटे से एरिया का इंटीग्रल कर दो भाई ओवर द क्लोज स्ट्रक्चर। ओके सर, समझ आ गया। तो आपने छोटा सा एरिया सर यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा सिलेंडर के एरिया के ऊपर। मैंने कहा यस। तो उसका एरिया वेक्टर सर इधर आएगा। मैंने कहा यस। और सर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलरली आउट होती है, वो इधर को होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस। सर ये दोनों पैरेलल हो गए, इन दोनों में तो एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया।
मैंने कहा यस, फायदा लेंगे। दूसरी तरफ क्या लिखें? टीचर कहेगा बेटे गास थ्योरम ने अभी अभी क्या बोला था? सर उसने बोला था 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड। आगे समझ सर? तो आप चाहते हो इन दोनों को इक्वेट कर दें? बिल्कुल इक्वेट कर देते हैं। लो इक्वेटेड। अब क्या करें? इसको सिंप्लीफाई करो। सर कैसे करना है? लो अभी लो बेटे, यहां पर वैक्यूम है तभी आप ε0 ले सकते हो सिलेंडर के अंदर। ये चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू पुट करो। सर कैसे करनी है? ये देखो क्यू एनक्लोज्ड इस फार्मूले से निकाल के इधर पुट करो। ओके सर। तो सर ये तो बन जाएगा लेमडा इंटू एल बनेगा। आई सेड पुट इट लेमडा इंटू एल। यानी ने आपने उस कमोडिटी की शेप को अहमियत देनी है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ। सर कैसे पता लगा आपने अहमियत दी है? ये देखो लेंथ एंड क्लोज हो गए। लेंथ ही तो उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। ओके सर। और सर ये कहाँ चला गया 1/ε0? ये तो एज इट इज लगेगा ही बेटा। सर अगला स्टेप क्या करोगे? अगला स्टेप टीचर कह रहा है भाई डॉट प्रोडक्ट खोलो। सर इसको तो हम ऐसे खोल देंगे ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री इंटीग्रल का साइन। वेरी गुड। आगे क्या करोगे? सर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आएगा और कॉस 0 डिग्री को 1 पुट करोगे? बिल्कुल। तो ई को करो आउटसाइड इंटीग्रल डीएस और यहाँ 1 और यहाँ पर ऐसे ही। अब देखते हैं किस बच्चे का ब्रेन बढ़िया है। इसमें मैंने जानबूझकर एक मिस्टेक करी है। कोई बच्चा बताएगा क्या मिस्टेक करी है? जानबूझकर एक मिस्टेक करी है। इसलिए करता हूं ताकि पेपर में आप चेक कर सके। कोई बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है सर आपने जानबूझकर ये छोटी सी मिस्टेक करी है? एनीबॉडी? गुरविंदर, हरजस, महक, नवप्रीत, जैस्मीन, सुखप्रीत। किसी की इतनी फोकस बढ़िया नहीं है कि वो गलती पकड़ सके। प्लीज स्विच ऑन द माइक एंड स्पीक आउट इफ यू कैन। बढ़िया बढ़िया ऑब्जर्वेशन नहीं है आपकी। अब मैं बताता हूं कि टीचर ने जानबूझकर क्या मिस्टेक करी। बेटे टीचर ने जानबूझकर ये मिस्टेक करी। यहाँ क्लोज्ड चल रहा है तो क्लोज्ड ही चलेगा आगे। उसने अनक्लोज कैसे कर दिया इंटीग्रल? ठीक है। ओके। अब ये बन गया ई और इधर बन गया लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो बीच में ये वाला है ना इंटेग्रल, देखो इंटीग्रल ऑफ डीएस क्लोज्ड सरफेस का एरिया। अब ध्यान से सुनो जिसको फ्लक्स कट करे। ध्यान से सुनो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। मैं अपने बच्चे से पूछूं कि इस सिलेंडर का क्लोज्ड सरफेस एरिया क्या है? ध्यान से सुनना। बच्चा कहेगा सर टॉप वाला एरिया ले लो। मैंने कहा पाई आर स्क्वायर हो गया सर्कल वो तो। बच्चा कहेगा सर बॉटम वाला ले लो। मैंने कहा 2 पाई, ये भी पाई आर स्क्वायर हो गया। बच्चा कहेगा सर मेंसुरेशन में कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का हमें कराते थे वो भी ले लो 2 पाई आर एल। तो मैंने कहा ये क्लोज सरफेस एरिया ओवरऑल आ गया तो यहाँ पुट कर दूं? बच्चा कहता है यस। लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा कहेगा नो। क्यों? सर आपको ना क्लोज्ड सरफेस एरिया तो पुट करना है लेकिन वो वाला क्लोज सरफेस एरिया पुट करना है जिसको फ्लक्स कट करे। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई? ये चार सरफेस है, फ्लक्स इधर भी कट करेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, नीचे भी, ऊपर भी। नहीं सर, ऊपर नीचे फ्लक्स कट कर ही नहीं सकती। क्यों भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम्स आउट परपेंडिकुलरली फ्रॉम द चार्ज, ये नियम है सर।
तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने आप तो उधर को मुड़ेगी नहीं, इसलिए जब आपने क्लोज सरफेस लेना है तो वो लेना है जिसको फ्लक्स कट करे। तो आपने टॉप वाले को नहीं लेना, बॉटम वाले को नहीं लेना, ये दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ यही आएगा 2πRL कर्व्ड सरफेस एरिया। आई सेड यस। तो क्लोज सरफेस एरिया आपने कौन सा लेना होता है? 2πRL। 2πRL। तो बच्चा कहेगा सर ये क्लोज सरफेस एरिया जो आप 2πRL कह रहे हो ना, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया हम बोलते थे 10th क्लास में मेंसुरेशन में, ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर। राइट सिलेंडर का फार्मूला होता है ये। सर राइट सिलेंडर क्या होता है? भाई जिसकी ये एक्सिस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए। अगर ये बीच वाली एक्सिस 90 की ना हो, ऐसे टेढ़ा सा बना दे डब्बा, फिर नहीं, ये फार्मूला गलत है फिर। ओके, तो ये आ गया सर। मैं कहूंगा काटो। सर एल कट गया। मैंने कहा ठीक है, आगे बताओ। सर ये बन गया 2πR, आपका नीचे चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, 1/2π एप्सिलॉन नॉट इधर से ले लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यहाँ क्या लिख दो? लैम्डा। और रेडियस सर ये कहाँ चला गया? इसको यहाँ लाओ, फॉर्मूला बन गया। ये प्रूफ हो गया एसआई यूनिट एंड वैक्यूम के लिए। रिजल्ट भी आ गया। एक इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी हमसे ना वो नॉन एसआई यूनिट में पूछ लेता है, नॉन वैक्यूम वगैरह को मेंशन ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और बाकी सारा वैसे ही लिख दिया, 2πε0 लैम्डा अपॉन आर और इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ऐसे क्यों करा? इसलिए कि मैं इसको ऐसे लिख सकूं, 2 लैम्डा अपॉन आर, और बाकी भी तो बच गया नीचे सर आपका। मैंने कहा बच गया, कितना बचा? सर 1/4πε0 बना। तो 1/4πε0 होता क्या है? सर क्यूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, शुरू से करते आ रहे हैं, बस उसको लिख दो, संभाल के लिख दो। सर लिख दिया। सर लेमडा भी तो आएगा। मैंने कहा यस। 2 भी तो आएगा, यस। नीचे ये रेडियस भी तो आएगा सिलेंडर वाला, यस। तो ये भी गॉस थ्योरम का से रिजल्ट निकाल लिया हमने लीनियर कंडक्टर के लिए। इसकी खास बात क्या है? कोई भी मीडियम हो, कोई भी सिस्टम हो यूनिट्स का, ये फॉर्मेट लगेगा। और इसकी खास बात क्या है? ऐसा यूनिट हो और वैक्यूम के लिए लगेगा। यहाँ पर हमने क्यूलम्स कांस्टेंट का जनरल सिंबल लेकर आ गए, यहाँ स्पेसिफाइड सिंबल बनता है 2πε0। अब इस पूरी डेरिवेशन को जो सबसे आसान तरीके से होती है मैंने आपको करके दिखाई, अच्छे से देख लो। और अब कोई बच्चा बोले सर अगर मैं पेपर में अटेम्प्ट करूं तो कौन कौन से स्टेप्स बनेंगे? मैंने कहा लो अभी लो बेटे। सबसे पहले आपको ये फिगर्स ड्रा करना है, और उसमें ये ई क्या होता है, डीएस क्या होता है, एल क्या है, उनकी सारी लेबलिंग करनी है। जैसे मेरे पास तो स्पेस कम था, मैंने कहीं भी नहीं लिखा एल इज द लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज्ड कंडक्टर, पर आपको लिखना है पेपर में, सारी लेबलिंग करनी है। मैंने ये नहीं लिखा थीटा 0 क्यों है, तो आपने लिखना है बिकॉज ई एंड डी एस आर पैरेलल। ओके सर। दूसरे नंबर पे क्या करें सर हम? दूसरे नंबर पर आपने ये वाला पोर्शन कर देना है, इतना। फ्लक्स की दो तरह से वैल्यू इक्वेट कर दी। तीसरे नंबर पर क्या करना है सर हमने? तीसरे नंबर पर आपने बेटे इतनी चीज कर देनी है, थर्ड। और ये लैम्डा एल कहाँ से आया, उसका ये बिकॉज लिखना है। ओके सर। चौथे नंबर पर आपने जब क्लोज सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करनी है, इतना, और इसका बिकॉज देना है ये वाला। ये नहीं, आपने ये बताना नहीं है इधर फ्लक्स कट करेगी नहीं करेगी, आपको कुछ नहीं जरूरत बताने की। आपने बोलना है बस फ्लक्स विल कट दी कर्व्ड सरफेस, नॉट टॉप नॉट बॉटम।
क्यों नहीं कट करेगी, हालांकि मैंने बता दिया कि इधर कोई लाइन नहीं मुड़ेगी। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में। ये रिजल्ट आ गया। और जो पांचवा स्टेप है वो आप करो चाहे ना करो, छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है। रिजल्ट आपकी किताबों में यही लिखा होगा। जिन बच्चों को ये डेरिवेशन प्रॉपर समझ आई है वो पूरे जोश के साथ स्क्रीन के ऊपर थंब साइन छोड़ेंगे। वाह, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 6 बच्चों ने छोड़ा भाई। ओके, तो आपने इसको पेपर में प्रॉपरली ऐसे कर देना। देखो कितना नीट एंड क्लीन प्रूफ दे रखा है। मैंने कुछ ऐसा नहीं करा, पुट 1 into 2, पुट 2 into 3, ऐसा कुछ नहीं करा। देखो आपके सामने सिस्टमेटिकली रोमन स्टेप्स बना दिए हैं। ओके, अच्छा बेटे, एक और होता है कि आप इसकी एप्लीकेशन क्लोज्ड स्फेरिकल शेल के ऊपर लगाओ। क्लोज्ड स्फेरिकल शेल। और इसमें एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। राइट? कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो मेरे को माइक पर आकर बता सके व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट? एनीबॉडी? ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा बेटे। प्लीज कम ऑन द माइक इफ यू कैन टेल। तो टीचर ने एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट। एनीबॉडी? अच्छा, कोई बच्चा नहीं भी बताना चाहता लेकिन उसको पता है तो वो थंब साइन छोड़े। ईमानदारी से बोलना, पर अगर आपको इसका आंसर आता है तो थंब साइन छोड़ के दिखाओ स्क्रीन पर। मैं यकीन कर लूंगा कि आपको आता है, पर सच बोल रहे हैं बेटे। कोई थंब साइन नहीं? तो सुनो फिर। शाबाश बेटे, पहले तो मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूं, फिर जिस आर्टिकल के ऊपर ये बेस्ड है और जिस पॉइंट को बेस रख के मैं इसका आंसर बताने लगा हूं उस पॉइंट का प्रूफ भी करेंगे। ओके? और वो सिलेबस में भी है, डेरिवेशन। तो पहले इसका मीनिंग समझ लो, ध्यान से सुनना। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ बहुत ज्यादा कॉस्टली, सेंसिटिव, स्मॉल साइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं। सर जैसे, जैसे मॉसफेट। सर ये क्या होता है? और व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिव? सेंसिटिव का मतलब ये होता है जो चार्जेस हल्के से चार्ज देने पर ही ना, जो चार्ज जो जो कंपोनेंट्स, सॉरी, जो कंपोनेंट्स हल्का सा चार्ज मिलने से या हल्की सी हीट मिलने से खराब हो जाएं, उसको प्लास्टिक की ट्वीजर से पकड़ना पड़ता है सोल्डर करते वक्त। हाथ की हथेली पे रख दो तो वो हल्का सा ऐसे हिला दिया तो रगड़ से जो चार्ज पैदा हो गया, खत्म, डिस्ट्रॉयड। कीमत कितनी है इसकी? 1000 रुपए। तो इसको हाथ पे रखो और ऐसे कर दिया, ऐसे, 1000 रुपए खत्म, नया लेकर आओ। तो फिर इसको संभाल के कैसे रखें भाई? इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने के लिए चाहिए भी। लैपटॉप बनाना है, पीसी बनाना है, मोबाइल फोन बनाना है, ये चाहिए। और इतना सेंसिटिव है और छोटा सा साइज का है, तो इसको संभाल के कैसे रखें?
तो साइंटिस्टों ने बोला, ध्यान से सुनो, कि आप कोई भी क्लोज्ड सरफेस ले लो। हमने कहा जी सफियर ही लेना है, कहते नहीं नहीं कोई भी शेप का ले लो। ओके, उसके अंदर आप इंसुलेटिंग स्टैंड बना दो। हमने कहा सर जैसे मतलब लोहे का बना दें, कहते नो नो नो, प्लास्टिक का, कांच का, लकड़ी का, और वो भी सूखे होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए। हमने कहा ठीक है सर। कहते उसके ऊपर आप अपनी मॉसफेट की डब्बी रख सकते हो, या सिंपल भी रख सकते हो। हमने कहा सर अब नहीं ये खराब आएंगे मॉसफेट? कितना नहीं, क्यों सर अब क्यों नहीं आएंगे? ध्यान से सुनना, अब जो मैं बताने लगा हूं। एक और बच्चा आ गया। सुनो, तो ये मॉसफेट इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खराब नहीं होते। हालांकि इस स्फीयर को उठा के, मेटल के स्फीयर को उठाए, खुद स्फीयर मेटल का है, मेटल के स्फीयर को उठा के आप बाहर उस जगह पे रख सकते हो जहां पर कड़कती हुई बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, चार्ज ही चार्ज है एटमोसफियर में, या ओवरहेड केबल्स जा रही हैं, सप्लाई केबल्स बिजली की, उसके पास भी रख दो चाहे, अब ये खराब नहीं होएगा। जो किससे खराब हो रहा था, हाथ के ऊपर हल्का सा रगड़ से ही खराब हो रहा था, अब ये खराब नहीं होएगा। सर ऐसा क्यों? इसलिए कि एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कितना? जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही अंदर जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का बना होता है, इसका मतलब बाहर कितनी भी बिजली कड़के, चार्ज चूर छूटे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, तो ये मॉसफेट्स, जो चार्ज सेंसिटिव डिवाइसेस कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये खराब होने से बचे रहेंगे। मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आपको फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सेंसिटिव कंपोनेंट लिख सकते हो। ये तो एक कंपोनेंट की एग्जांपल है, ऐसे कम से कम 50-60 कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो देसी लैंग्वेज में सुनो, फिर मैं इंग्लिश में प्रोफेशनल में बताऊंगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉस्टली, स्मॉल साइज्ड, चार्ज सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं, उनको सेफली एंड सिक्योरली स्टोर करने के लिए एक मेटल की एनक्लोज स्ट्रक्चर में इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया जाता है। अब ये जो मेटल की एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, अगर ये कमरे से बाहर ले जाके कड़कती हुई बिजलियों में भी रखी जाए, तो ये कंपोनेंट खराब नहीं होंगे। कारण इसका ये है कि हम प्रूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल इज जीरो। इसका मतलब ये हुआ, ये जो शेल है ना, ये शेल, इसने कवच का काम किया। कवच मैंने बचाव करने वाला। पुराने टाइम में हमारे योद्धा जब लड़ते थे, बंदा सिंह बहादुर, महाराजा रंजीत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, तो ये एक हाथ से तलवार चलाते थे, दूसरे में इनके पास गोल सा हार्ड मेटल का कवच होता था, दुश्मन की तलवार को रोकने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। शील्ड मैंने प्रोटेक्ट। तो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का शेल के अंदर वैल्यू 0 होता है, उसका लाभ लेते हुए हमने मॉसफेट जैसे सेंसिटिव कंपोनेंट को शील्ड कर दिया, बचाव कर दिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट। इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट इज द इफेक्ट by which we protect the electronic components by placing them on the insulating stand inside the metallic shell. In this way, charge sensitive, costly, small sized electronic components can be safely stored. It is possible because inside the electric shell, electric field is always 0. अब सिवाय एक बात के कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल 0 होती कैसे है, वाई, बस इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये तो मैं खुद ही बताऊंगा कैसे। बाकी आपको सारी चीज समझ आ गई हो तो आप थंब साइन छोड़ सकते हो। प्लीज रिलीज द थंब साइन जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट समझ आ गया। शाबाश बेटे, इसका नाम ही बता रहे हैं। शेल ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों के लिए कवच का काम करा। किसके अगेंस्ट? चार्ज के अगेंस्ट। ओके, अब बच्चे कहते हैं सर अपने इस पूरे आंसर के लिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इसका सहारा लिया, यही क्यों होता है बताओ? मैंने कहा ये क्यों होता है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज और सुनो। कई बार पेपर में आता है कि एक मौसम खराब हो गया, जंगल में से आप गुजर रहे हो परिवार के साथ, अपनी स्कॉर्पियो में से जा रहे हो, ठीक है, तो बिजली जबरदस्त कड़क रही है, आंधी तूफान शुरू हो गया, बारिश होगी। तो आपकी फैमिली में से एक बंदा बोलता है, मान लीजिए आपके पापा ही बोलते हैं, यार ये तो गड़बड़ है, हम ना वैन से उतर के पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं, और ना कोई वैन के ऊपर पेड़ पुड़ गिर जाए और बिजली कड़क रही है। लेकिन तभी उस उस जेंट्स की बेटी बैठी होती है अंदर, मान लो सुखप्रीत बैठी है, वो साइंस स्टूडेंट है, उसने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है क्लास में। वो कहते हैं नहीं 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 पापा, सर ने समझाया था कि जब बिजली कड़क रही हो और आपके पास कोई मेटल की एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर हो, जैसे कि स्कॉर्पियो की बॉडी, और उसकी इंसुलेटिंग सोफे की सीटों के ऊपर आप बैठे हुए हो अंदर, तो आप ज्यादा सेफ है वहां पर बजाय बाहर आने के। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0, और आपने अपनी बॉडी को मेटल के सरफेस से टच नहीं करना। प्रोबेबली अगर हो भी जाए कोई बहुत नुकसान कम होएगा। बस सोफे के ऊपर पैर रख लो, बस सीट, कार की सीट के ऊपर पैर रख लो, सारे बंदे चप्पल खोल के, जब तक बारिश हो रही है होने दो, जितनी मूसलाधार बारिश होती है होने दो, अंधेरा हो जाए, बिजली कड़क जाए, कुछ नहीं होएगा। सारे के सारे फैमिली मेंबर्स बारिश रुकने के बाद सेफली घर आ जाओगे, कोई बिजली नहीं गिरेगी आपकी वैन वोन के। गिरेगी भी, अगर गिर भी गई तो एकदम से चार्ज नीचे अर्थ हो जाएगा, आपको अंदर नहीं होएगा कुछ। क्यों नहीं होएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज इक्वल टू 0। तो ये जो मेटल की बॉडी है स्कॉर्पियो की, ये शेल का काम करेगी। तो इसी का इलेक्ट्रॉनिक में यूटिलाइजेशन, और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइजेशन। जिन बच्चों को स्कॉर्पियो की एग्जांपल समझ आ गई है, प्लीज रिलीज द थंब साइन। वेरी नाइस। अब एक बच्चा कहता है सर, जिस बेस के ऊपर आप बात कर रहे हो ना, इधर भी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल 0, तो वो कौन से आर्टिकल पर बेस्ड है वो बताओ हमें तो। मैंने कहा लो भाई अभी लो, फिर हम उधर ही चलते हैं। तो मैं कहूंगा बेटे, ये गास थ्योरम की एक और एप्लीकेशन है। ओहो,
टाइम ही नहीं बचा होगा। मैं पूछ के आऊंगा यार, ले भी सकता हूँ आगे टाइम के, नहीं 1 मिनट वेट करना, जाना मत तक के। हाँ बेटा, कुछ टाइम हमें और मिल गया, तो मैं ये फटाफट आपको करा दूँ। शाबाश, ध्यान से सुनो। लुक हियर, हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया एन, ठीक है बेटे, चार्ज, राइट। पहले तो दोबारा देखते हैं चलो, क्योंकि इस बार हमने पॉइंट चार्ज नहीं लेना, हमने ये चार्ज लेना है एक शेल के ऊपर। ये होगी हमारी क्लोज्ड शेल, इस सारी के ऊपर चार्ज फैला हो। आप वही समझ सकते हो, बिजली कड़क रही है, अंदर कांच के स्टैंड पर मॉसफेट रखा हुआ है वगैरह वगैरह, चार्ज शेल। अब इस चार्ज शेल से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं, उसको हम देखना चाहते हैं। कहाँ देखना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। टीचर कह रहा है ये तो सेंटर ऑफ शेल है, टीचर कहता है एक तो मैं देखना चाहता हूँ व्हाइट पॉइंट पर। सर व्हाइट पॉइंट तो इनसाइड द शेल है, मैंने कहा यस। एक मैं देखना चाहता हूँ पिंक पॉइंट पर। सर पिंक पॉइंट ऑन दी शेल है, ऑन दी, मैंने कहा ठीक है। एक मैं देखना चाहता हूँ ग्रीन पॉइंट। सर ग्रीन पॉइंट आउटसाइड दी शेल है, मैंने कहा यस। तीनों पॉइंटों पे देखना चाहता हूँ। ओके सर, देख लो। तो बताओ आपको क्या क्या गिवन है। मैंने कहा बेटे इस शेल का रेडियस गिवन है। ओके सर। इसके ऊपर ये कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कितना चार्ज कितने एरिया के ऊपर फैला हुआ है, चार्ज अपॉन एरिया। सर एरिया तो सफियर का ही आएगा, क्लोज शेल। वैसे तो ये शेल किसी भी शेप की हो सकती है, पर सिंपलिसिटी के लिए मैंने स्फेरिकल शेल लिया। सर सफियर का सरफेस एरिया हमें पता है कितना बेटे, एक बचा। सर 4/3 पाई r क्यूब। नो, वो तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है। यस यस सर, सरफेस एरिया का तो फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, जरूरत पड़ने पर हम इसको यहाँ पुट करेंगे। ओके सर। अब इन तीन पॉइंटों में से व्हाइट, पिंक और ग्रीन एक सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो एक सिलेक्ट कर लिया, तो मान लीजिए मैंने आउटसाइड वाला कर लिया, उसका रेडियस ये ले लो। जहां पर हमारा ऑब्जर्वेटरी पॉइंट होता है, वहां पर हमने गाशियन सरफेस एरिया ड्रा करना होता है। और टीचर ने अभी अभी क्या सिखाया था, गाशियन सरफेस एरिया क्या, उसकी शेप वैसी होती है जैसी सफियर की होती है, जैसी उस कमोडिटी की होती है, उस चीज की होती है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। चार्ज किसके ऊपर फैला हुआ है सर, येलो कलर के सफियर पे, सफियर पे, गोल चीज है गेंद जैसी। तो गाशियन सरफेस एरिया भी गोल ही होएगा। और गाशियन सरफेस एरिया होएगा कितना, सर सफियर का फार्मूला लगा दो, 4 पाई r स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, याद रहे। इस पूरी डायग्राम में मैंने स्मॉल आर को कैपिटल आर के बड़ा रखा है। कैपिटल आर क्या है, शेल रेडियस। स्मॉल आर क्या है, गाशियन सरफेस एरिया रेडियस, गाशियन सरफेस एरिया रेडियस। ओके। तो जब मैं इसको अब करूंगा शुरू, ध्यान से सुनो। फ्लक्स के दोनों फार्मूले इक्वेट कर दो, एक गास थ्योरम से और एक गास फ्लक्स की डेफिनेशन से।
सर फ्लक्स की डेफिनेशन पिछली बार आपने कराई थी ये वाली, मैंने कहा ठीक है। सर गाउस थ्योरम से ये बनना चाहिए ऐसे, मैंने कहा भाई ठीक है, ये भी ठीक है। सर बाद में आपने इनको इक्वेट कराया था, मैंने कहा ये भी ठीक है। अब इनको सेट करो। सर जहां पर गाशियन सरफेस एरिया होता है उसके ऊपर गाशियन सरफेस एरिया डीएस लेना होता है, तो डीएस एरिया वेक्टर इस डीएस एरिया से परपेंडिकुलर होता है। मैंने कहा डन भाई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली आउट आता है, तो दोनों ये पैरेलल हो गए, तो थीटा आ गया आपका 0 डिग्री। आई सा डीएस। सर आप इसको ऐसे लिखो, ई डीएस कॉस ऑफ 0 डिग्री थीटा की बजाय, और ऐसे लिख दो, साथ में लिख देना चाहिए बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब सर उधर चलो, 1/ε0। सर चार्ज एनक्लोज्ड लिखो, अब कितना लिखोगे? मैंने कहा भाई व्हाइट सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड ये सारा ही है, येलो सफियर वाला क्लोज्ड शेल के ऊपर। सर कितना लिखोगे? मैंने कहा ये बड़ा भाई, क्यू एनक्लोज्ड, इस क्यू को यहाँ रखेंगे उठा के। सर कितना रखोगे? मैंने कहा इस एरिया को इधर ले चलते हैं। पर एरिया तो सर हमें पहले ही पता है। मैंने कहा तो और भी बढ़िया, पुट कर दो। पुट करने के बाद ले आओ। सर करोगे कितना पुट? मैंने कहा लो, सिग्मा ए आएगा, ए की वैल्यू इतनी रख दो, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी 4πr²। लो आ गया। ओके सर। अब सर इधर क्या करोगे? वेरी सिंपल, ई को ऐसे ही रखो, इसको ऐसे, इसको ऐसे, σ/ε0 4πr²। ओके सर। फिर मैं कहूंगा ये गाशियन क्लोज सरफेस एरिया जहां पर है, अगर पूरा व्हाइट सरफेस एरिया निकालना हो तो कितना निकलेगा? सर वो भी तो एक स्फीयर ही है, तो उसका एरिया हमें ये लिखा ही हुआ है पहले ही आपने। यस, ये एरिया वो होता है जिसको फ्लक्स कट करे, 4πr²। सर इस हिसाब से तो आपका 4π कट जाएगा दोनों तरफ। म- मैंने कहा काट दो, लेकिन एक गड़बड़ कर दी आपने। क्या सर? जब ये शेल का आपने एरिया सिलेक्ट करा था, तो शेल के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तो उसका रेडियस तो स्मॉल आ रहा है, सॉरी कैपिटल आ रहा है, वो लेना था। ओके सर, तो ये कैपिटल आ रहा है सर। जब गाशियन सरफेस लेनी है तो स्मॉल आर लेना है। ओके सर। तो अब यहाँ पर 4π कट हो गया, तो ER² सिग्मा कैपिटल R² अपॉन ε0, इसको इधर ले लो। सर फिर तो आपका ये ऐसे बन गया। मैंने कहा यस। सर ये फार्मूला कौन सा है? ये फार्मूला है चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से ऐसे पॉइंट पर जो पॉइंट आउटसाइड दी शेल हो। सर कैसे कह सकते हो आउटसाइड दी शेल? ये देखो, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, शेल अंदर रह गया, येलो वाला पॉइंट हमने बाहर लिया। ओके। जिन अभी आगे भी कराना है ये आर्टिकल, जिनको यहां तक समझ आ गया रेज योर हैंड, रिलीज द थंब साइन। अगर ये पिंक पॉइंट पर आ जाऊं ऑन द सरफेस, ऑन, ये क्या था? आउटसाइड, ऑब्जर्वेटरी पॉइंट आउटसाइड है। अगर ऑन शेल आ जाए तो स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख देना, क्योंकि व्हाइट वाली शेल श्रिंक होके येलो पे आ जाएगी, तो ये कट जाएगा, तो ई की वैल्यू आएगी इतनी। अगर इनसाइड दी शेल आ जाए, इनसाइड दी शेल यानी ये ऑब्जर्वेटरी पॉइंट यहां आ जाए, मतलब कि हमारा क्लोज्ड सरफेस ब्राउन कलर का हो, तो उसको फ्लक्स कट ही नहीं कर सकती।
क्योंकि फ्लक्स तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर को जाती है ना परपेंडिकुलरली, अंदर को आती ही नहीं। तो आप बोलोगे फिर तो ब्राउन सरफेस को नो फ्लक्स कट्स। अगर फ्लक्स ही कट नहीं कर सकती तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल हो गया 0 न्यूटन पर कूलम। और इसी पॉइंट को हमने यूज कर लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट के लिए। समझ आ गया तो रिलीज योर थंब साइन। बेटे एक बात देख लो, आपकी क्लास में बच्चे कम होते होते लेक्चर से पहले ही टीचर से सिर्फ 2 बच्चे रह गए। ये एक इंडिकेशन है कि आपकी स्कूल की +2 का रिजल्ट फाइनल गोल है बस। फिजिक्स के सब्जेक्ट में टीचर को समझ आ रहा हो चले जाए, याद रखना ये बात मेरी, इतनी देर पहले ही कह दिया आपको। चलो, थैंक यू।